हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का। तो ये लास्ट वीडियो भी हो सकता है क्योंकि इसके बाद चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 4.1। उसके लिए हम लोगों को 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने। ठीक है, एक्टिविटी 4.10। तो टेस्ट ट्यूब ए लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब बी लेंगे। टेस्ट ट्यूब ए और बी में हम लोग 10 ml वाटर डालेंगे। ठीक है, इसमें वाटर हम लोगों ने डाला। उसके बाद टेस्ट ट्यूब ए में हम लोग ऑयल डालेंगे, टेस्ट ट्यूब बी में भी ऑयल डालेंगे और फिर टेस्ट ट्यूब बी में हम लोग डालेंगे एक सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे डिटर्जेंट आ गया या सोप आ गई या शैम्पू आ गया, उसको थोड़ा सा लेके उसमें से हम लोग वाटर मिक्स करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि टेस्ट ट्यूब बी में, ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बी में क्या होगा, ऑयल और वाटर जो है दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जो सोप रहती है वो एज ए क्लीनिंग एजेंट काम करती है। अब आप लोगों को तो मालूम ही होगा ना, डिटर्जेंट्स हो गया, सोप हो गई, शैम्पू हो गई, ये सारे क्लीनिंग एजेंट एज ए काम करते हैं। तो ये सारे भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, सोप है, शैम्पू है और हमारे पास डिटर्जेंट्स है, हम लोग जिससे कपड़े धोते हैं, जिससे बर्तन धोते हैं, तो ये वाली जो साबुन आती है जिससे हम नहाते हैं, ये सारी जो चीज़ें सब कार्बन कंपाउंड्स की है। तो ये एक्टिविटी क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि सोप जो है क्लीनिंग एजेंट है। और बहुत सारा जो ऑयल में मतलब जो नेचर होता है वो एज अ डर्ट होता है, तो वो आसानी से निकलता नहीं। इसीलिए हम लोग सोप से जब उसको मतलब घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो वो निकल जाता है। ठीक है, तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप, जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो किससे होते हैं? सोडियम और पोटेशियम से। और उनमें एक लॉन्ग चेन होती है, किसकी? हाइड्रोकार्बन्स की लॉन्ग चेन होती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, हाइड्रोकार्बन्स की ऐसी लॉन्ग चेन होती है, फिर उसमें लास्ट में ऐसा फंक्शनल ग्रुप आता है COOH, वैसी जो ये रहता है, मतलब जो है कार्बन चेन है और लास्ट में क्या है उसका? COOH ग्रुप है। मतलब कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि, और उसको हम लोग जैसे लॉन्ग चेन होती है और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं ना, वो एज ए क्लीनिंग एजेंट काम करते हैं। तो द आयोनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट्स विद वाटर, तो जो आयोनिक एंड होता है, ठीक है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और जो कार्बन की जो चेन होती है वो ऑयल के साथ रिएक्ट करती है। ऑयल का मतलब है कि कोई सा भी डर्ट, यहाँ पे ऑयल मतलब सिर्फ ऑयल नहीं है, लेकिन कोई सा भी डर्ट है। जैसे हमारे कपड़ों पे खाना खाते समय कुछ गिर जाता है या फिर ऐसे मिट्टी लग जाती है, वो सारा क्या होता है? कैसा डर्ट होता है। तो डर्ट को रिमूव करने के लिए, ठीक है, तो ऑयल को ऐसे रिप्रेजेंट किया है, मतलब उसमें डर्ट भी है ना। तो हम लोग देखते हैं उसके आगे कि द आयोनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट्स विद वाटर वाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट्स विद ऑयल। द सोप मॉलिक्यूल्स डस्ट फॉर्म, तो जो सोप मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो उसका स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं माइसेल्स। क्या बोलते हैं? मीसल्स या माइसेल्स बोलते हैं हम लोग। वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टूवर्ड्स द ऑयल, जहाँ पे भी ऑयल ड्रॉपलेट हुआ है, जहाँ भी गंदा हुआ है या फिर मिट्टी लगी है, वाइल द आयोनिक एंड, और एक और जो एंड होता है, जैसे चेन यहाँ से चालू होती है ना, तो एक ये वाला एंड होगा और एक ये वाला एंड होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम लोगों को समझ आ जाएगा कि कौन सा एंड होता है। ठीक है, सो वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट वाइल द आयोनिक एंड फेसेस आउटसाइड। ठीक है, दिस फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर। द सोप माइसेल डज हेल्प इन पुलिंग आउट द डर्ट, तो वो जो होता है वो डर्ट को निकालने के लिए हेल्प करता है इन वाटर, एंड वी कैन वॉश आवर क्लोथ्स। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द, अब देखो इसका स्ट्रक्चर हम लोगों को यहाँ पे बना है। तो कुछ इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसा है, जैसे ये है ऑयल ड्रॉपलेट है यहाँ पे, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना है। तो ये सामने जो ये आयन है, सॉरी सोडियम है, ये सारे Na+, ये क्या है? सोडियम है। तो ये एक एंड पे क्या होते हैं? सोडियम है। और ये वाली कौन सी चेन है? ये कार्बन चेन है। ठीक है, अब कार्बन चेन को ऐसा क्यों बताया? मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कार्बन चेन स्ट्रेट भी होती है, उसका ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर भी होता है। इसका क्या मतलब होता है कि ये यहाँ पे कार्बन है, 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 ऐसे जहाँ भी पॉइंट्स होते हैं ना वहाँ पे कार्बन होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन है। तो ये एग्जाम में ऐसे नहीं आता है, हाँ, लेकिन इफ़ आ भी गया तो आप लोगों को ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं, पूरा याद करना पड़ेगा। तो अब हम लोग देखते हैं माइसेल्स के बारे में, या मीसल्स या माइसेल्स, जो भी आप लोग बोलोगे। तो हम लोग इसको ये वाला जो है ना, मोर टू नो वाला, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताते भी जाती हूँ कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। तो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो सोप्स, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सोप्स आर मॉलिक्यूल्स इन विच द टू एंड्स हैव differing properties. Okay, one is hydrophilic, that is it interacts with water, और जो अदर एंड होता है वाइल द अदर एंड इज हाइड्रोफोबिक। मतलब एक हाइड्रोफिलिक है और हाइड्रोफोबिक है। फोबिक मतलब डरना और फिलिक मतलब उससे प्यार करना। तो हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर से, जिसको वाटर पसंद, और हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको वाटर पसंद नहीं हो। दैट इज इफ इंट्रैक्ट्स विथ हाइड्रोकार्बन्स। व्हेन सोप इज एट सरफेस ऑफ वाटर, जब सोप होती है सरफेस ऑफ वाटर, द हाइड्रोफोबिक
टेल, जो उसकी हाइड्रोफोबिक टेल होती है of soap will not soluble in water and so will align along the surface of water, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है तो वो वाटर के साथ अलाइन नहीं होगा with the ionic and in water and hydrocarbon tail protruding out of water inside, है ना। तो inside water these molecules have a unique orientation that keeps the hydrocarbon portion out of a water। तो अभी हम लोग जैसे वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे कोई सा भी दाग है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे ऑयल या फिर कोई सा भी स्ट्रेन है, तो क्या होगा कि ये वाली जो ये कार्बन की चेन होती है ये वाली, तो ये जो कार्बन की चेन होती है कुछ इस स्ट्रक्चर में है, मैंने आप लोगों को बताया ऐसे स्ट्रक्चर में। तो ये जहाँ पे डॉट्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ये कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं, है ना। अभी यहाँ पे तो कार्बन प्रेजेंट है। अब हम लोग देखेंगे कि एक साइड जो है ना ये हाइड्रोफोबिक होता है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है कि उसको वाटर पसंद नहीं है, इसलिए वो वाटर से दूर रहता है, ये वाला साइड। और एक साइड जो रहता है वो वाटर के साथ रहता है, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है, उसको वाटर पसंद है, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है ये वाला, हाइड्रोफिलिक एंड होता है ये वाला, और एक होता है ये हाइड्रोफोबिक एंड होता है ये वाला, ठीक है। और इसको हम लोग सोप मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी ऐसी हाइड्रोकार्बन्स की ये जो चेन लगी है, तो ये वाला जो पर्पल वाला जो कंपाउंड है हाइड्रोफिलिक है, क्योंकि ये वाटर के कांटेक्ट में रहता है ना। और ये वाला जो हाइड्रोफोबिक है ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, ये किसके कांटेक्ट में रहेगा, स्ट्रेन के। जैसे यहाँ पे ऑयल है या फिर कोई सा भी दाग लगाओ उसके साथ रहता है, इसीलिए उसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। तो एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है और एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक एंड, जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जैसे अभी ये ग्रीस है या और डर्ट है, मतलब ग्रीस मतलब कुछ ऑयल है या फिर कुछ भी गंदगी है, तो ये वाला जो एंड रहेगा हाइड्रोफोबिक वाला एंड जो रहेगा वो इससे मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक वाला जो रहेगा वो उससे अलग रहेगा। हाइड्रोफिलिक वाला जो जिससे रहेगा वो वाटर से मिक्स रहेगा, लेकिन हाइड्रोफोबिक वाला जो है वो डर्ट से मिक्स रहता है। फोबिक वाला है ना, जो वाटर से डरेगा तो वो डर्ट से नहीं डरेगा, ठीक है। तो उससे क्या करेगा, उसको ग्रीस को ऐसा खींच लेता है ना। तो ये जैसे पिक्चर्स में बना है ना हाइड्रोफोबिक जो एंड ये पिक्चर में बना है, तो ये क्या करे, जो ग्रीस या जो भी डर्ट है, ये कोई भी, जैसे अभी वाटर है, ठीक है, वाटर में हम लोगों ने लिया, अगर आप लोग जैसे कपड़ों में देखते हो तो जो भी जैसे डर्ट होगा तो ये हाइड्रोफोबिक वाला क्या करेगा, ये हाइड्रोफोबिक जो एंड है जो कि हॉलो है, ठीक है, कलरफुल एंड है। कलरफुल एंड मतलब जो वाटर फिलिक है हाइड्रोफिलिक है, और जो हॉलो एंड है मतलब इस साइड वाला जो है वो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक वाले ग्रीस को ऐसे करके ऐसे निकाल के उसको बाहर हटा देता है, ठीक है। सो इनसाइड inside water these molecules have a unique orientation that keeps the hydrocarbon portion out of the water। तो जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन होता है वो वाटर के बाहर होता है। Thus cluster of molecules in which the hydrophobic tails are in the interior of the cluster and the ionic ends are on the surface of the cluster। तो ये मैंने बताया कि जो ionic ends होते हैं वो सरफेस के बाहर, क्योंकि ये वाले जो है ना ये वाले सारे ये कौन सा है, एक आयोनिक एंड्स, मतलब यहाँ पे पोटेशियम रहेगा या फिर सोडियम रहेगा। तो ये वाले सारे क्या रहते हैं, ये वाटर में रहते हैं या फिर जो डर्ट्स है वो दूर रहते हैं, ठीक है। डर्ट में कौन सा जाता है, हाइड्रोकार्बन्स की चेन जाती है, ठीक है। सो दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड अ माइसेल्स, इसको माइसेल्स बोलते हैं या मीसेल्स। एंड सोप इन द फॉर्म ऑफ मीसेल इज एबल टू क्लीन, और सोप अगर ऐसे वाले फॉर्म में होती है तो ये क्या करती है, ये क्लीन करने के लिए होती है। सिंस द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर, ये ऑयल डर्ट है जो ऐसा सेंटर में ऐसा कलेक्ट हो जाता है, मतलब ऐसे जो इमेज में दिया है ऐसा सेंटर में जो ऐसा ये कलेक्ट हो जाएगा, है ना। और फिर कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मीसेल द स्टे इन सॉल्यूशन as collide and will not come together to precipitate because ion repulsion. Thus the dirt suspended in the micelles is also easily rinsed away, और फिर हम लोग उसको धो देंगे। मतलब सिंपल सा आप लोगों को ये समझना है कि एक होता है आयोनिक एंड, जिसको हम लोग आयोनिक एंड जो होता है ना वो हाइड्रोफिलिक होता है। आयोनिक एंड जो होता है ये वाला जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो डर्ट के कांटेक्ट में नहीं रहता है, जो वाटर के कांटेक्ट में रहता है। और ये वाला जो एंड होता है इसको हम लोग जनरली बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एंड, जिसको वाटर से डर लगता है, ठीक है। और ये किसके कांटेक्ट में रहता है, डर्ट के कांटेक्ट में रहता है। और ये क्या करता है, अब इसमें जैसे हम लोगों ने इसका एक लिया, तो ये जो हॉलो वाला दिया है ना, ये जो हॉलो है जिसमें कुछ भी कलर नहीं है, ये वाला कौन सा, ये हाइड्रोफोबिक है। तो ये क्या करेगा, ये डर्ट को ले लेगा, ये ऐसे उसने ऐसे डर्ट को लिया है, यहाँ भी ऐसे डर्ट को ऐसे इकट्ठा किया है, और फिर इसको जब हम लोग निकाल देता है वो कपड़े से उसको बाहर कर देगा, और फिर जब धोएंगे तो वो डर्ट जो है अपने आप वो निकल जाता है, ठीक है।
बस इतना ही है। तो आप लोगों को बस इसका स्ट्रक्चर याद करना है और बाकी इसमें तो कुछ है नहीं। और फिर ये लास्ट वाली, द सोप मिसिल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट। तो ये बहुत बड़े होते हैं जिससे लाइट ऐसे आर पार। सोप के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, जो डिटर्जेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, बस इतना ही आप लोगों को सिलेबस में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर याद करना है। कोई इतना बहुत इंपॉर्टेंट भी टॉपिक ये नहीं है, या फिर इम्पॉर्टेंट ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि मैं बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आ सकता है थोड़े बहुत मार्क्स के लिए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना। बाकी जब हम लोगों ने देखा था, जब मैंने 3-4 साल पहले जब मैंने जब मैं पढ़ाती थी ना इसको, तो जब ये सोप और डिटर्जेंट्स जो था वो डिलीटेड पोर्शन था, क्योंकि वो एज ए इम्पॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, तो अभी आप लोगों को क्योंकि ये सिलेबस में है, तो माइट भी ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं भी हो सकता है। तो आप लोग बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो है इसमें याद कर लेना, है ना। जैसे इसका स्ट्रक्चर हो गया, या फिर थोड़ी बहुत चीज़ें और हो गई, उसको याद कर लेना। वैसे तो आप लोग को मालूम ही होगा सोप्स के बारे में, जनरली अगर प्रॉपर्टीज़ आती है, कुछ यूजेस आते हैं डिटर्जेंट सोप्स के बारे में, तो आप लोग वो बता ही सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 4.11। टेक अबाउट 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर और रेन वाटर लेना है हम लोगों को, और 10 ml लेना है हार्ड वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर जो होता है वो ट्यूबवेल से या फिर हैंडपम्प से, या फिर ना बहुत बार क्या होता है कि हार्ड वाटर जो मतलब जिसमें मैग्नीशियम का थोड़ा बहुत परसेंटेज होता है ना, उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। हमारे पास जो घर पे आता है ना, वो बहुत प्यूरीफाई होके वाटर आता है। फिर हमारे यहाँ पे आपके यहाँ पे RO, एक्वागार्ड, ये सब लगा ही होता है, तो उससे और वो प्यूरिफिकेशन हो जाता है। तो हार्ड वाटर जो होता है ना, वो बॉडी के लिए सब बहुत अच्छा नहीं होता है। ठीक है, सो हम लोगों को इसको सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स में लेना है। फिर ऐड अ कपल ड्रॉप ऑफ, आपको सोप सॉल्यूशन दोनों में डालना है, शेक करना है। ठीक है, सो इन विच टेस्ट ट्यूब गेट मोर फॉर्म, अभी कौन सा टेस्ट ट्यूब में मोर फॉर्म आएगा। ठीक है, ये हम लोगों को इसको देखना है। तो हार्ड वाटर जैसे नहीं मिलता है ना, तो हार्ड वाटर में हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। डिस्टिल्ड वाटर में तो हार्ड वाटर बन जाता है। हार्ड वाटर में क्योंकि ये वाले जो नीचे रिएक्टेंट्स लिखे हैं, जो मिनरल्स लिखे, ये सारे होते हैं ना, तो ये सारे अच्छे नहीं होते अपनी बॉडी के लिए। ठीक है, एज वाटर में अगर ये मिक्स होते हैं ना, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि प्यूरीफाई कर लेते हैं वाटर को। तो जब प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर होता है ना, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट्स, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो हार्ड वाटर इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, अभी क्या करना है ना कि जैसे हार्ड वाटर है, हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, सॉरी, अरे यार, ओके कोई ना। तो हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने हार्ड वाटर लिया, और एक टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने डिस्टिल्ड वाटर लिया। इसमें डिस्टिल्ड वाटर है और इसमें हार्ड वाटर है। ठीक है, हार्ड वाटर में जब हम लोग एक सोप डालेंगे, सोप या डिटर्जेंट डालेंगे ना, तो क्योंकि इसमें मिनरल्स है, हार्ड वाटर में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, तो क्योंकि इसमें मिनरल्स है, तो इसमें से जो फॉर्म है ना, वो बहुत कम प्रोड्यूस होगा, और ये एज ए क्लीनिंग एजेंट भी यूज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें फॉर्म भी कम यूज़ होगा, और ये अच्छे से साफ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में जब हम लोग सोप डालेंगे, तो उसमें जो फॉर्म बनेगा वो भी क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा, और एज ए वो क्लीनिंग एजेंट, मतलब वो अच्छे से क्लीन भी जो कर सकता है, धो अच्छे से सकता है। ठीक है, जब हार्ड वाटर होते हैं ना, तो इसका स्ट्रेन रह जाता है। अगर आप लोग जैसे कपड़ों को अगर हार्ड वाटर में करोगे ना, तो कपड़े ना ऐसे उसमें कपड़े ना अच्छे से नहीं होंगे, कपड़े से कड़क कड़क हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही अगर बर्तन को धोते ना, तो बर्तन में भी ना ऐसे हार्ड वाटर के जो निशान ऐसे रह जाते हैं। और जो हार्ड वाटर होता है ना, अगर आपका जो किचन में स्टैंड होता है, ठीक है, तो स्टैंड में जो आपका मार्बल होता है ना, ये जैसे मार्बल होता है आपका स्टैंड में, ठीक है, ऐसा जो ऐसे लगा रहता है ना स्टैंड में जो मार्बल, तो वाइट कलर का होता है जनरली, या फिर आप लोगों के यहाँ ब्लैक होता है, ग्रे कलर का होता है ना, ये 3-4 कलर के जो शेड्स आते हैं। तो अगर उसमें अगर हार्ड वाटर लगता है ना, वो बहुत समय तक अगर से हार्ड वाटर लगेगा ना, तो मार्बल भी है ना, वो ख़राब होने लग जाता है, और मार्बल में ना ऐसे वाइट होने लग जाता है। आप लोगों के बहुत से घर में हो भी सकता है कि मार्बल ना फेड हो रहा होगा, जैसे ग्रे कलर का होगा तो ऐसे फेड हो जाएगा, ऐसे वाइट कलर में ऐसे वाइटिश जैसा दिखता है, क्योंकि वो हार्ड वाटर के कारण होता है, क्योंकि हार्ड वाटर जो है वो अच्छा नहीं होता है ना। सो अभी हम लोग को, तो आप लोगों को हार्ड वाटर और डिस्टिल्ड वाटर समझ आ गया। हार्ड वाटर में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, कौन से मिनरल्स होते हैं, ये होते हैं। तो अभी ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। हाँ, क्योंकि एक्टिविटी में दिया, तो इसका ये मतलब ही नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये जो एक्टिविटी में दिया है, तो ये एग्जाम में आ भी सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में दिया है। और आप लोगों को हार्ड वाटर समझ आ गया है। तो अगर आ गया कि व्हाट इज़ हार्ड वाटर, या फिर व्हाट आर द मिनरल्स विच आर एडेड इन डिस्टिल्ड वाटर टू मेक इट हार्ड, तो आप लोग ये लिख सकते हो। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देख लेना इसको। अब हम लोग एक्टिविटी 4.12 देखते हैं। तो हम लोगों को 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, और उसमें
और 10 ml हार्ड वाटर डालना है। फिर हेड फाइबर ऑफ सोप का सॉल्यूशन उसमें डालना है एंड डिटर्जेंट डालना है। ठीक है, तो शेक बोथ, दोनों को अच्छे से करना है। सो जो बोथ टेस्ट ट्यूब हैव द सेम अमाउंट ऑफ सोप इन विच टेस्ट ट्यूब इज कर्डी सॉलिड इज फॉर्म्ड। अब हम लोगों को देखना है फॉर्म किस में बनेगा, तो फॉर्म वाले कौन से टेस्ट ट्यूब में बनेंगे, जिसमें डिटर्जेंट होगा। देखो सोप और डिटर्जेंट में भी डिफरेंस होता है। सोप जो हम लोग एज ए सॉफ्ट भी होती है, सोप जो होती है ना, हम लोग जैसे जनरली देखते हैं, तो जो सोप से हम लोग जो यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग वॉश करते हैं, तो वो जनरली सॉफ्ट होती है, और जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो हार्ड होते हैं जनरली। तो जब डिटर्जेंट हार्ड होते हैं, और अगर डिटर्जेंट जो होता है ना, उसमें जो फॉर्म बनता है वो ज़्यादा बनता है। अगर जैसे सर्फ एक्सेल जो ये पाउडर होता है ना, वॉशिंग पाउडर जो होते हैं, और जब ना सोप होती है, तो वॉशिंग पाउडर में जो रहता है ना, उसमें फोम ज़्यादा बनता है, लेकिन जो सोप होती है उसमें फोम जो है वो कम बनता है। ठीक है, तो और तो इसमें हम लोगों को बताना है ना ये कि कौन से वाले टेस्ट ट्यूब में फॉर्म बनेगा। तो जो टेस्ट ट्यूब में डिटर्जेंट होगा उसमें जो फॉर्म है वो ज़्यादा बनेगा, और जो टेस्ट ट्यूब में सोप होगी वाली टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, कड़ी सॉलिड फॉर्म्ड होंगे। ठीक है, सो अभी हम लोग ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। So have you ever observed while bathing that foam is formed with difficulty and an insoluble substance remains after washing with water? ठीक है, जो देखा होगा आप लोगों ने। So this is caused by the reaction of soap with calcium and magnesium salts which cause the hardness of water. अगर वाटर में मिनरल्स होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो उसका फॉर्म बनने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी। कभी कभी ना सोप में भी अगर जैसे प्योर सोप नहीं रहती है, ठीक है, बहुत सारी सोप ऐसी रहती है कि जिसमें से जब फॉर्म नहीं बनता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम या फिर दूसरे मिनरल्स का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, विच कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, अगर आपके सोप में या डिटर्जेंट में भी अगर ऐसे मिनरल्स होते हैं ना, तो वो भी जो वाटर की हार्डनेस को वो इंक्रीज करते हैं। सो हैंस यू नीड टू यूज़ अ लार्जर अमाउंट ऑफ सोप, और फिर आपको बहुत ज़्यादा सोप मतलब आपको लगानी पड़ती है। जैसे अगर आप लोग शैम्पू देखोगे तो सारे शैम्पू में अभी फॉर्म तो निकलता है, कोई बहुत रेयर शैम्पूज रहते हैं जिसमें फॉर्म नहीं निकलता है। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम या फिर दूसरे मिनरल्स का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, तो उसमें हम लोगों को बहुत सारा लगता है, जिसमें जैसे लार्जर अमाउंट हम लोगों को लगता है जिसमें जो फॉर्म है वो ज़्यादा बने, है ना। लेकिन आप लोगों को क्या मालूम है कि ये फॉर्म भी बहुत अच्छा भी नहीं होता है। जैसे जिसमें बहुत सारा फॉर्म होता है ना, वो भी चीज़ जो होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। जैसे अगर आप यू कांट बाथ विद दैट डिटर्जेंट्स, है ना, डिटर्जेंट्स और जो कपड़े धोने साबुन धोने की साबुन आती है, उससे आप लोग नहा नहीं सकते, क्योंकि वो फॉर्म भी बहुत ज़्यादा अपने बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट्स एज क्लीनिंग एजेंट्स। देखो हम लोग सोप को जनरली क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ नहीं करते। हम लोग सोप या शैम्पू से हम लोग खुद नहाते, लेकिन हम लोग वो वाली सोप से क्यों कपड़े नहीं धोते, क्योंकि उसमें जो फॉर्म है वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं बनता। अगर जो फॉर्म है ज़्यादा अमाउंट में नहीं बनेगा, तो उसके जो वो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जो वो एजेंट्स रहते हैं, ठीक है, जो उसको निकालते हैं, या फिर वो जो उसका ये वाला जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स देखा था ना, ये वाले स्ट्रक्चर्स ये जो है ये कम बनते। तो ये कम बनने के कारण क्या होता है कि वो जो अपने कपड़े में या फिर बर्तन में जो गंदगी है वो उसको अच्छे से निकाल नहीं पाएंगे। तो इसके कारण जो है वो फॉर्म को ज़्यादा बनना चाहिए जब हम लोग कपड़े या बर्तन होते हैं। लेकिन अपन डिटर्जेंट से खुद नहा नहीं सकते, क्योंकि अपनी बॉडी इतनी क्योंकि अब हमारी बॉडी सॉफ्ट होती है ना, कपड़े और बर्तन थोड़े हार्ड होते हैं, हमारी बॉडी सॉफ्ट होती है, तो हम लोग जनरली बॉडीज़ पे ये वाला जो यूज़ नहीं करते, क्योंकि इससे रैशेस हो जाते हैं। लेकिन हम लोग सोप से उसको कपड़ों और बर्तन के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते, या फिर हम लोग ऐसे टाइल्स को साफ़ करते, कोई भी चीज़ को साफ़ करते हैं, तो हम लोग उससे नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि उसमें फॉर्म कम बनता है, तो उसमें मिनरल्स कम होते हैं। तो उसमें से वाला जो हम लोगों ने ये जो देखा था हाइड्रोफेबिक और हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जो हम लोगों ने आयंस देखे थे, ये जो प्रॉपरली बनते नहीं हैं, है ना। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ हैं, हाँ। सो अनदर कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट्स एज क्लीनिंग एजेंट। डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम सॉल्ट्स। ठीक है, तो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, तो अब यहाँ से आप लोग टिक करेंगे कि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। तो डिटर्जेंट्स यहाँ से आप लोगों को टिक करना पड़ेगा अब, क्योंकि अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम सॉल्ट्स विथ क्लोराइड्स और ब्रोमाइड आयंस। ठीक है, वी बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। अब दोनों की हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है वो बड़ी होती है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन चेन्स जितनी बड़ी होगी उतना हमारा जो अमाउंट रहेगा वो ज़्यादा बनेगा।
the charge ends of these compounds do not form insoluble precipitates with the calcium and magnesium ions in hard water. ठीक है, तो जो चार्ज एंड्स होते हैं, मतलब जो हम लोगों ने सोडियम जैसे चार्ज एंड्स देखा था वो वाली पिक्चर में, जैसे कोना था और जैसे ये लास्ट में जो ऐसा सर्कल था जहाँ पे ऐसे Na+ था, मतलब वो कौन से है, चार्ज एंड्स है, क्योंकि Na+ है। तो वो जो चार्ज एंड्स होते हैं ना कंपाउंड्स के, तो वो इनसॉल्युबल डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स, तो वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, और फिर दस दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, और वो हार्ड वाटर में बने रहते हैं, मतलब वो हार्ड वाटर में से निकलते नहीं है। तो डिटर्जेंट्स आर यूजुअली यूज टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स। ठीक है, शैम्पूज में भी और प्रोडक्ट्स ऑफ क्लीनिंग क्लोथ्स में भी। अब देखो, क्योंकि डिटर्जेंट्स जो है हम लोगों को पढ़ाया कि शैम्पूज में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि जो आप लोग शैम्पूज यूज करते हो ना, जिसमें अगर ज़्यादा फॉर्म होता है, जो फॉर्म होता है जिसमें ज़्यादा होता है ना, ये ए है। ठीक है, तो जिसमें फॉर्म ज़्यादा होता है ना, वो शैम्पूज अच्छे नहीं होते, और जो शैम्पूज में जो फॉर्म होता है वो कम होता है, वो वाले शैम्पूज अच्छे होते हैं। क्योंकि जो शैम्पूज में फॉर्म ज़्यादा होता है ना, तो उससे हमारे बाल जो होते हैं रफ होते हैं, क्योंकि हमारे बाल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं ना। तो हम लोग अगर डिटर्जेंट्स वाले जो फॉर्म रहता है जितना ही अगर आपके शैम्पूज में जो फॉर्म बनता है, तो जो डिटर्जेंट्स वाला जो फॉर्म रहता है वो क्लोथ को या फिर बर्तन को जो हार्ड होते हैं उनको साफ़ करने के लिए हेल्प करते हैं। लेकिन क्या इतना ही जो हार्ड रहेगा डिटर्जेंट्स, अगर वो आपके शैम्पूज़ में रहेगा और अगर आप उसको बालों में अप्लाई करेंगे तो आपके बाल कैसे हो जाएंगे, रफ़ हो जाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो ज़्यादा जिसमें फॉर्म बनता है ना, वो वाला ज़्यादा शैम्पू जो है वो अच्छा नहीं रहता, जिसमें कम जो फॉर्म बनता है वाला शैम्पू जो है वो बहुत अच्छा रहता है। अभी आप शेविंग किट देखोगे ना आप लोगों के पापा लोगों की, तो उसमें भी जो होता है ना फॉर्म, वो बहुत ज़्यादा बनता है, जिससे जो है जो, क्योंकि आपके जो हेयर्स होते हैं ना वो भी हार्ड होते हैं, इतने आसान नहीं होते ना हेयर्स को निकालना, तो हार्ड होते हैं ना हेयर्स भी, तो वो फॉर्म से वो इजीली निकल जाते हैं। तो फॉर्म जो ज़्यादा होता है ना, तो वो डिटर्जेंट्स के रूप में ज़्यादा आपको मिलेगा, लेकिन सॉफ्ट जो शैम्पूज़ में जो होता है वो फॉर्म कम मिलता है, क्योंकि फॉर्म में ज़्यादा रहता है, तो वो हार्ड सब्सटेंस को क्लीन करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब बस इतना ही है इसमें सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में, और कुछ भी नहीं है, और ये वाला चैप्टर हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। सो व्हाट यू हैव लर्न, ये वाला है, तो ये तो आप लोग पढ़ सकते हो, उसके बाद एक्सरसाइज चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर यहीं ख़त्म हो रहा है। तो आप लोगों को एग्ज़ाम्स के लिए ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोगों को मालूम होगा। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा वो एज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन इतना भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन ये याद रखना कि हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड्स पढ़ा है। ठीक है, क्या पढ़ा हम लोगों ने, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा है, जिसका नोमेनक्लेचर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है ना। और मैं आप लोगों को ये बोलने वाली हूँ कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स भी एक कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोकार्बन्स लगते हैं, है ना। हाइड्रोकार्बन्स का हम लोगों ने यूज़ किया है सोप्स और डिटर्जेंट्स को बनाने में। ठीक है, अल्कोहल्स हम लोगों ने पढ़ा था जो कि इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर एज अ बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है, अगर आप लोग समझना चाहो तो बहुत इजी भी है, और मैंने थोड़ा सा इजी वे में समझाया और बहुत सारी चीज़ें बताई कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग ना मैं कल इसका पूरा एक 1 शॉट वीडियो डालूंगी, तो आप लोगों को 1 शॉट वीडियो देखना। ठीक है, इसका पूरा 1 शॉट वीडियो डाल दूंगी मैं, तो आप लोगों को वो देखना है, तो उससे आपको सारा जो आपका एक चैप्टर है वो एक वीडियो में कवर हो जाएगा। और मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि आपको किसी भी चैप्टर में डाउट हो, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये वाले चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है या नहीं है, या फिर क्या पढ़ना चाहिए, क्या मार्किंग स्कीम होती है, तो आप लोग मुझे उसमें मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को बता दूंगी, है ना। और कल से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक सीरीज़ चालू करूँगी मैं, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स बताऊँगी, रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, फॉर योर 10th। तो हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हम लोग कल वाली वीडियोस में मिलते हैं, और एक सरप्राइज़ के साथ मिलेंगे हम लोग कि मैं आप लोगों को कल क्या पढ़ाने वाली हूँ, कौन से चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।